अब देखिए 10.7 में देख लेते हैं बाबू। तो ये रिएक्शन का सवाल है। तो रिएक्शन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर बना लिए, ये हो गया रिएक्टेंट, है ना। फर्स्ट सवाल का रिएक्टेंट, सेकंड का, थर्ड का। और हमको जो बनाना है अभी प्रोडक्ट के तरफ, यानी हमको बनाना है क्या, इधर आयोडीन वाला, आयोडोब्यूटेन। तो ये हो गया आयोडोब्यूटेन, है ना। फर्स्ट आयोडोब्यूटेन बोल रहा है क्या, हाँ 1 आयोडोब्यूटेन बोल रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन लगा लिए, ये हमारा प्रैक्टिस है तो हम लगा दिए आयोडीन। चलिए ठीक है। अब सारा खेल रिएजेंट का होता है कि नहीं। आपको बस रिएजेंट याद रखना है। अभी तो खैर जो प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड रिएजेंट है वही बात को बताएंगे, ज़्यादा बात करेंगे नहीं। लेकिन और जो सेवरल अब डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ तरीका है जिससे आप आसानी से रिएक्शन को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ये है एल्कोहल का रिएक्शन, अब बनाना है क्या, आयोडोब्यूटेन, है कि नहीं। तो एल्कोहल से डायरेक्ट आयोडोब्यूटेन अगर हम बनाना चाहें तो एक रिएजेंट है क्या, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड को मिला दें फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4, तो जानते हैं इसका रिएक्शन क्या देता है, इसका रिएक्शन देता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन आयोडाइड ये दोनों मिलके क्या करेगा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, है कि नहीं। ये दोनों आपस में कंबाइन होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आयोडोब्यूटेन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड, और ये दोनों का रिएक्शन देता है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी में एक सवाल पूछा जाता है कि क्या होगा जब यहाँ पे हम H2SO4 यूज कर देंगे या इसके बाद हम H2SO4 यूज करेंगे। अगर इस रिएक्शन में अगर हम H2SO4 यूज करेंगे ना बाबू, अगर यहाँ पे हम H2SO4 यूज करेंगे तो ये एल्कोहल के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसके साथ ये रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और I2 बना देगा। मतलब कि रिएक्शन होना चाहिए था एल्कोहल के साथ, लेकिन हो जाएगा H2SO4 के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का, और ऑक्सीडाइज होकर I2 बना देगा, है कि नहीं, आयोडीन का मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, आपको सिर्फ एक ही सवाल नहीं बताएंगे, उससे रिलेटेड सवाल और भी क्या क्या अराइज हो सकता है वो सारे हम सवाल को भी डिस्कस करते चलेंगे। आप बस ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। इसके बाद देखते हैं अब क्या है, ये क्लोरोब्यूटेन है। तो क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, अब करवाते हैं तो पता चलेगा, और बनाना है आयोडोब्यूटेन। इसका बड़ा फेमस रिएक्शन है जिसको कहते हैं फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर इसके साथ हम करवा दें रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ करवा दें, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड, दोनों के साथ करवा सकते हैं। और इसका रिएक्शन करवाएंगे ड्राई एसीटोन में। ड्राई एसीटोन, आप कहिएगा सर वाटर के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करवाएंगे। तो वाटर के साथ रिएक्शन हम इसलिए नहीं करवाएंगे कि Na बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, सोडियम आयोडाइड, है ना। तो होने का रिएक्शन इसके साथ, है ना, क्लोरोब्यूटेन के साथ, लेकिन हो जाएगा वाटर के साथ, है ना। तो इसलिए ड्राई एसीटोन लिया जाता है, और सिंपली इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1 आयोडोब्यूटेन। इसके बाद हम देखते हैं, अब ये अल्कीन है, ब्यूट 1 इन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं। अगर हम करवाते हैं किसके साथ, HBr और पेरोक्साइड के साथ, तो मैकेनिज्म होगा एंटी मार्कोनिकव, मैकेनिज्म होगा एंटी मार्कोनिकव, सब पढ़ना है इस चैप्टर में। और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना देगा, जैसे अगर मार्कोनिकव एडिशन होता ना तो आयोडीन जाता यहाँ पे, है ना, और आयोडीन यहाँ पे जाता तो हमको डिजायर प्रोडक्ट नहीं आ पाता, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं आ पाता। इसलिए पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो आयोडीन चला जाएगा कहाँ पे, आयोडीन नहीं ब्रोमीन जाएगा, पहले HBr लिया ना, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमीन। फिर वही बात सिंपली, फिर यही रिएजेंट मिला देंगे। अगर यहाँ पे क्लोरीन रहे, अगर अल्काइल का क्लोराइड रहे या अल्काइल का ब्रोमाइड रहे, दोनों ही केस में अगर हम, ये हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन है, अगर हम इसको एक्सचेंज करना चाहते हैं आयोडीन से, जैसे यहाँ पर क्लोरीन को एक्सचेंज किए हैं किससे, आयोडीन से एक्सचेंज किए हैं, तो यहाँ पे फिर सिंपली वही सोडियम आयोडाइड के साथ मिला दें क्या, ड्राई एसीटोन ले लेते हैं बाबू। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला आयोडीन वाला कंपाउंड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोडीन। बस सिंपली करना क्या है कि जैसे देखिए
ब्रोमीन को भेज दीजिए किसके पास, सोडियम के पास, और आयोडीन को भेज दीजिए किसके पास, कार्बन के पास, है कि नहीं। यही हैलोजन एक्सचेंज होता है। यहाँ भी वही सेम बात है ना, ये क्लोरीन भेज दीजिए किसके पास, सोडियम के पास, और आयोडीन भेज दीजिए किसके पास, कार्बन के पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, NaCl, इससे क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट क्या बन जाता है, NaCl, और इससे बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्लस NaBr, है कि नहीं। तो अभी बताएं कि अगर ब्रोमीन, अगर ये रिएक्शन मार्कोनिकव एडिशन होता तो ब्रोमीन आ जाता कहाँ पे, यहाँ पे, और ब्रोमीन जब यहाँ पे आता तो ये बनता नहीं बनता, फिर आयोडीन यहाँ पे आ जाता। इसलिए हम एंटी मार्कोनिकव करवाते हैं। तो डबल बॉन्ड जिस जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा है वहाँ अगर जा रहा है हैलाइड तो वो हो गया एंटी मार्कोनिकव, और हाइड्रोजन जहाँ कम है वहाँ जा रहा है हैलाइड तो वो हो गया मार्कोनिकव, है कि नहीं। तो ये एंटी मार्कोनिकव करवाए हैं, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे किसको भेज दिए, ब्रोमीन को भेज दिए, है कि नहीं। तो ब्रोमीन को भेज दिए, है कि नहीं, और ब्रोमीन को भेज दिया तो यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। उसके बाद क्या हो गया, ट्राई एसीटोन के साथ करवा दिए, सेम फिनक्लेस्टीन रिएक्शन करवा दिए, फिर वही, है कि नहीं, फिर क्या करवा दिए, वही फिनक्लेस्टीन रिएक्शन करवा दिए। तो हमें क्या बन गया, ये 1 आयोडोब्यूटेन मिल गया। आशा करते हैं कुछ समझ में आया होगा, है कि नहीं। देख लीजिए नेक्स्ट सवाल है बाबू, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पूछ रहा है। तो ये एक टाइप का, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वैसे अटैकिंग रिएजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो इसमें भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल ही है। मेनली इस पे एग्जाम्पल पे ध्यान रखा जाता है कि इसके बारे में बोल क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल विच कैन अटैक फ्रॉम 2 डिफरेंट साइट आर कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। यही होता है, 2 अलग अलग साइट से, 2 अलग अलग लोकेशन से अटैक करता है। जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे अगर हम लेते हैं साइनाइड, है कि नहीं, तो साइनाइड पे ये नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो अगर कार्बन से अटैक करेगा, है कि नहीं, अगर ये अटैच होगा, कार्बन अटैच होता है तो फॉर्म साइनाइड। अगर हमको किसी भी हैलाइड से साइनाइड बनाना है, खास करके जो बेस्ट लिविंग ग्रुप जैसे अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड से अगर बनाना है क्या, साइनाइड का कोई कंपाउंड बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, Cn- का यूज करेंगे। और इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम बना दें तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, कौन सा, ये वाला होगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका C≡N-। अगर नाइट्रोजन से अगर ये अटैच होता है, अगर ये इधर नाइट्रोजन के साइड से अटैक करता है तो इससे बनेगा फॉर्म आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा बाबू, आइसोसाइनाइड। तो यही बोला गया है कि एक सिंगल न्यूक्लियोफाइल 2 अलग अलग साइट से, 2 अलग अलग एटम से अगर अटैक करता है तो उसमें अलग अलग कंपाउंड बनता है। और इस टाइप के न्यूक्लियोफाइल को हम क्या कहते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे कार्बन से अटैक करेगा तो साइनाइड, और नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड। एक ही नहीं है, एक और भी है, नाइट्रो जिसे कहते हैं, जैसे ये हो गया, है कि नहीं। तो अगर ये ऑक्सीजन से अटैच होता है तो बनाता है नाइट्राइट। क्या बनाता है, नाइट्राइट। और इसका अगर नाइट्रोजन से, अगर हम इसमें ये O- N≡O, अगर नाइट्रोजन से अटैक करता है, अगर नाइट्रोजन से अटैच होता है तो ये क्या बना देगा, नाइट्रोजन से अगर अटैच होगा, ये एरो का डायरेक्शन अलग सही से दे देते हैं, ये अगर ये दे रहा है ना, हमेशा देगा तो डायरेक्शन किधर, इधर। इससे ऐसे कोई ये साइंटिफिक मीनिंग नहीं है, बस समझाने के लिए है। तो ये देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10.9 वाले सवाल में क्या पूछ रहा है बाबू, Which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction with OH-, है कि नहीं। तो SN2 रिएक्शन में, यानी न्यूक्लियोफाइल रेट पूछ रहा है कि दिया हुआ पेयर में सबसे अच्छा SN2 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म का रेट किस में होगा। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, SN2 SN1 होता है क्या। तो बस एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं नॉलेज, उसके बाद आप लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे SN2 मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे हमारे पास, अगर आप पढ़े होंगे कि कोई भी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और उसमें कार्बन को अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो ये ब्रोमीन क्या हो जाता है, यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट हो जाता है।
तो ये हो जाता है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका यानी ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा है और हाइड्रोजन का बॉन्ड इसमें OH क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ऐसा ही हम देखते हैं ना। और इसके बाद इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। और इसके बाद क्या है कि ये हाइड्रोजन हो गया कुछ ऐसे और इधर हो गया आपका OH आके अटैच हो गया, है कि नहीं। और क्या होता है, कन्फिगरेशन अपोजिट हो जाता है। तो ये हो गया SN2 मैकेनिज्म। SN1 क्या होता है, और ये सिंगल स्टेप होता है। ये SN2 का मैकेनिज्म लिखे हैं, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जैसा कि। तो ये होता है आपका सिंगल स्टेप होता है। क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच कर रहा है और ये ब्रोमीन हट रहा है, या कोई भी जो लिविंग ग्रुप है वो हट रहा है। मतलब लिविंग ग्रुप जितना तेज़ी से हटेगा उतना तेज़ी से न्यूक्लियोफाइल आएगा, या न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना तेज़ी से ये भी हटेगा, लिविंग ग्रुप भी हटेगा। तो इसका रिएक्टिविटी जो होता है बाबू, एक बात पे और डिपेंड करता है जो वहाँ नहीं मेंशन किए हैं, 4th पॉइंट में लिख दीजिएगा इसको, लिविंग ग्रुप Lg, लिविंग ग्रुप Lg का लिविंग ग्रुप, ये हटने वाला ग्रुप को लिविंग ग्रुप कहते हैं। और किन किन बातों पे डिपेंड करता है, दोनों के कंसंट्रेशन पे, मतलब कि ये रिएक्टेंट हो गया Rx और इस न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है कि आप जानते होंगे कि यहाँ पे अगर कोई बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल ठीक से अप्रोच नहीं कर पाएगा कार्बन को, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन को अप्रोच नहीं करेगा तो ये हटेगा नहीं और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी स्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म। जैसे कौन कौन से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, तो एसीटोन हो गए, उसके बाद डाई मिथाइल सल्फोक्साइड जिसे DMSO के नाम से जाना जाता है कि नहीं। उसके बाद DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। आपको एसीटोन ज़्यादा याद रखना है, बाकी सब सॉल्वेंट आपको उतना नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ETC। तो ये हो गया आपका SN1, ये हो गया आपका SN2 मैकेनिज्म का, है ना। अब SN1 जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे अगर CH3 कार्बन से लगा दिए, आपका NCERT का ही एग्जाम्पल है। अगर ये OH है कि नहीं। इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे और भी सवाल है जिसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। H और ये Br है कि नहीं। तो अगर हम ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, और बोल दें कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH-, ये तीनों में किससे सबसे ज़्यादा अच्छा से रिएक्शन शो करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें बल्कि ग्रुप लगा है, CH3 बड़ा ग्रुप हो जाता है ना बाबू हाइड्रोजन से। CH3 का साइज बड़ा, यानी जिसका साइज बड़ा है उसको बल्कि ग्रुप कहते हैं। तो इसका साइज बड़ा हो गया और ये छोटा ग्रुप हो गया, ये भी बड़ा है, ये दोनों भी छोटा है। तो जितना बड़ा रहेगा, जैसे आप ही सोच लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाह रहा है इस कार्बन के पास, तो इसको जगह देंगे तब ना आएगा, और यहाँ पर इसको जगह थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि हाइड्रोजन छोटा हो जाता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था तो इसमें थोड़ा सा, इसमें तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, नहीं के बराबर। इसमें थोड़ा सा अप्रोच है कि कर पाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि करेगा, और इसमें तो और ज़्यादा चांस है क्योंकि इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप है ही नहीं। मतलब भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, कार्बन के अराउंड ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। जितना कम भीड़ रहेगा उतना जल्दी सेंट्रलाइज यानी सेंटर वाले कार्बन पे जल्दी अप्रोच कर जाएगा, है कि नहीं। तो इस कारण से ये सबसे अच्छा रिएक्शन शो करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पर तो जगह नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरा कलर से हम लिख देते हैं कि अगर इसका हम रिएक्टिविटी अगर रेट देखना चाहें तो रेट इक्वल टू सबसे ज़्यादा हो जाएगा थर्ड का, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद हो जाएगा फर्स्ट का, है कि नहीं। इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। फिर SN1 को देख लेते हैं, उसके बाद सवाल डिस्कस करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब SN1 को ब्रीफ में देख लेते हैं। तो जैसे क्या है कि अगर हमारे पास ये है CH3 और CH3, यहाँ पे फिर सेम कंपाउंड ले लिए, और इसमें जो अभी सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जैसे इसको SN2 को पोलर एप्रोटिक फेवर करता है और इसको पोलर प्रोटिक। अब बात इतना ही समझ लीजिए पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में, कि पोलर प्रोटिक में वैसे वाले सॉल्वेंट होंगे जिनके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया H2O, अमोनिया, उसके बाद मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड। ऐसे ज़्यादातर आपको यही तीनों याद रखिएगा,
इथेनॉल भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। तो अब इसमें भाई तब अगर हम ले लें H2O, तो H2O लेंगे तो जानते हो क्या होगा कि पहले वाले स्टेप में ये H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ये आएगा, है ना, और ब्रोमीन को घेरेगा और ब्रोमीन को साइड कर देगा। इसको बोल देते हैं स्टेप फर्स्ट। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और ये मल्टी स्टेप है। फोर्थ में लिख लो, इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। प्रॉब्लम का सेशन है ना, तो ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इसका जब लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो और बहुत डिटेल से, इतना जल्दी और इतना आसानी से नहीं समाप्त होता है कि नहीं। इसमें और भी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करवाते हैं। SN1 SN2 बहुत बड़ा हो जाता है मैकेनिज्म में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। उसका इसको एलिमिनेशन के साथ भी कंबाइन करते हैं। जैसे आगे और भी बहुत सारा सवाल है, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सब सारे सवाल मिल के बहुत अच्छा सवाल बनते हैं, है कि नहीं। तो जब ये Br इससे अटैच होगा तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा ना, अब ब्रोमीन इससे हटेगा, हटो रे भाई हटो, तो हट जाएगा, लेके भाग जाएगा H2O, तो ये CH3, ये प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, अब हाइड्रोजन और Br इसके साथ ये अटैच हो गया। अब H2O क्या है, एक अच्छा कंसंट्रेशन में है, तो इससे OH माइनस, है ना, HBr हट गया, उसके बाद OH माइनस, इससे जो मिला न्यूक्लियोफाइल जो बना OH माइनस। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बच्चा लोग बहुत जल्दी ये पॉजिटिव और OH माइनस नेगेटिव को कंबाइन कर लेता है, सोच भी लिया होगा बहुत सारे लोग। तो अब क्या बन जाएगा, CH3 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 और ये हो गया OH, बन गया ये मेथनॉल। अब कहिएगा कि सर अब इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आप ये तीनों तरफ हाइड्रोजन लिए थे, इसमें तीनों तरफ मिथाइल बल्कि ग्रुप ले लिए, तो उसमें बल्कि ग्रुप नहीं चलेगा, इसमें बल्कि ग्रुप चलेगा। ऐसा नहीं कि बल्कि ग्रुप चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है ना, तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम जैसा कि जानते हैं कि अगर सिंपल सा बात किया जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है ना, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन। सिर्फ इसको ही नहीं देखना होता है, एक्चुअली इसमें अल्फा हाइड्रोजन और हाइपर कंजुगेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको भी देखना होता है। स्टेबिलिटी ऑफ ये कार्बोकैटायन है भाई साहब। अब आते हैं सवाल पे। तो सवाल क्या कह रहा है कि दिया हुआ कंपाउंड में किसका SN2 में रेट ज़्यादा होगा। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल लिया है वो क्या लिया है, तो फर्स्ट में लिया है CH3Br, CH3Br लिया है बाबू, और इसका रिएक्शन करवाएंगे OH माइनस के साथ। और इसी में लिया है CH3I यानी मिथाइल आयोडाइड और मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाया है। तो बोल रहा है किसका रेट ज़्यादा होगा। तो अप्रोच तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, उसके बाद ना ये ब्रोमीन हटेगा और ये भी जाएगा, तो ये भी हटेगा। तो अभी बोले कि अगर न्यूक्लियोफाइल सेम है, दोनों बराबर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OH माइनस बराबर अमाउंट में दोनों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब निकलने वाला है कौन सबसे बढ़िया, यानी इसको कार्बन को छोड़ के सबसे पहले कौन जाएगा, तो सबसे पहले छोड़ के जाएगा आयोडीन, सबसे पहले छोड़ के जाएगा आयोडीन। क्योंकि अब I माइनस जाएगा किस, यानी आयोडीन छोड़ के जाएगा सबसे पहले। क्यों, क्योंकि होता है क्या, ये जो लिविंग ग्रुप है ना, छोड़ के जाने वाले को लिविंग ग्रुप कहते हैं, है ना। तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन से। क्योंकि अगर बात किया जाए साइज का, तो साइज किसका यानी ज़्यादा है, आयोडीन का साइज है ज़्यादा ब्रोमीन से। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। क्या करता है बाबू, इंक्रीज करता है। और जितना बड़ा साइज रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को उतना बेटर स्टेबलाइज करेगा और वो इसको छोड़ के जाएगा। तो इस कारण से अगर बात किया जाए, तो अगर रिएक्टिविटी का बात किया जाए, तो रिएक्टिविटी CH3I का ज़्यादा होगा CH3Br से, है कि नहीं।
आगे सेकंड वाले सवाल में देख लेते हैं। सेकंड वाले सवाल में क्या पूछ रहा है, वही सेम जो अभी हम लोग डिस्कस किए, अभी जो डिस्कस किए स्टेरिक हिंड्रेंस वाला देखिए कॉन्सेप्ट है। बस उतना भी कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रखोगे तो मैक्सिमम सवाल इस बुक का आपका SN1 SN2 से रिलेटेड, खास करके इस यूनिट से जो रिलेटेड है वो बन जाएगा, है ना। तो वीडियो लंबा जरूर है लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही फिर अगर सॉल्यूशन इसका हम दे देते, सॉल्यूशन बहुत बार करवाए हैं बाबू, सॉल्यूशन करवाना एक अलग बात है, सॉल्यूशन दे देते समझ में नहीं आता। ये खास करके उन बच्चों के लिए बताएं जो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना चाह रहे हैं, या जो कभी NCERT का प्रॉब्लम अब छुए नहीं है अभी तक, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक NCERT का प्रॉब्लम बनाए नहीं होंगे, बस ऊपर ऊपर देख लेते होंगे, बस हाँ हो गया तो जी हो गया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो उससे एडिशनल सवाल भी सोल्व होते हैं, है कि नहीं। तो सेकंड वाला सवाल देख लेते हैं। सेकंड वाला सवाल क्या कह रहा है, CH3Cl यानी CH3 यानी 3 मिथाइल ग्रुप लगा है कार्बन पे और Cl, उसके बाद CH3Cl। तो कह रहा है कि बताइए OH माइनस भाई साहब आएंगे कार्बन के पास तो कौन जगह देंगे इसको। तो अगर ये यहाँ पे जाएंगे तो कहेंगे नहीं भाई हमारे पास पहले से 3 बड़े वाले ग्रुप हैं मिथाइल, है ना, बहुत भीड़ भाड़ वाले हैं, हमारे पास बहुत भीड़ पहले से लगा हुआ है तो आप नहीं आइए। ये कहेंगे हाँ हमारे पास 3 छोटे वाले ग्रुप हैं हाइड्रोजन, आप आ जाइए, है कि नहीं। तो अगर रेट के बारे में तो मतलब इससे रिएक्शन बहुत अच्छा से हो जाएगा, इससे रिएक्शन नहीं होगा ठीक से। तो अगर रिएक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो अगर किताब के लैंग्वेज में अगर बात किया जाए कि रिएक्शन के लैंग्वेज में, तो इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इसके पास कम है। तो रेट जो रिएक्टिविटी होगा वो CH3Cl का ज़्यादा होगा इस वाले कंपाउंड से। नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आते हैं अगले सवाल में 10.10 में। अब 10.10 में बाबू बस सिंपली हम सॉल्यूशन करवा देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी सवाल है तो उस समय इसके बारे में थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो है क्या, प्रिडिक्ट ऑल एल्कीन्स डेट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। एक टर्म है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। डी का मतलब होता है हटना, डी का मतलब होता है हटना। कौन कौन हटेगा भाई, तो हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन और हेलोजन, तो हाइड्रोजन को भी हटाना है और हेलोजन का भी हटाना है। मतलब पहले ही बात हो गया है एलिमिनेशन का, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है ना। क्या कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल एड एंड आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। तो सबसे पहले तीनों कंपाउंड को बना लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन के जो भी सवाल दिए हुए रहते हैं उनका आप लोग स्ट्रक्चर बना लीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का, तब बैठ के सोचिएगा कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म और कौन सा रिएक्शन इसमें फिट आएगा, है ना। तो थोड़ा ये सोचने वाला बात होता है। एक बार सही से सोच लोगे, एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा देर सोच लोगे, यानी धीरे धीरे करके, एक ही दिन में नहीं, धीरे धीरे सोचने का हैबिट बनाओगे ना, तो फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही आसान लगने लगता है। तो सबसे पहला क्या है, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन है भाई, तो 1 ब्रोमो है ना, 1 मिथाइल, 1 पे ही मिथाइल है और 1 पे ही क्या है, ब्रोमीन। बहुत अच्छा, इसका रिएक्शन अभी देखेंगे रिएजेंट कौन सा यूज करता है। सेकंड वाले में क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन ले लेते हैं 1 2 3 4, इसमें अच्छा रहेगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का ही यूज करें। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, तो 2 पे क्लोरो हो गया और 2 पे मिथाइल हो गया। थर्ड में आते हैं, थर्ड में क्या है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो 3 पेंटेन है, 5 कार्बन का चेन है, तो क्या है 2 2 3 ट्राई मिथाइल, है ना, 2 2 3 ट्राई मिथाइल हो गया। फिर क्या है, 3 पे ब्रोमो है, 3 पे ब्रोमो ही है, तो 3 पे ब्रोमीन लगा दिया और पेंटेन, है कि नहीं। तो ये सवाल है, और तीनों में जो रिएक्शन करवा रहा है किसके साथ करवा रहा है, सोडियम इथोक्साइड, है कि नहीं। हमको सिंपली काम है इथोक्साइड से O- सोडियम इथोक्साइड, है ना, सेम है Na+O-, ये है, यही होता है सोडियम इथोक्साइड,
है ना। जब सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं ना तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, पढ़ना है आगे एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में। ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। इन इथेनॉल किस में ले रहा है भाई? इथेनॉल में, इथेनॉल में ले रहा है, यही इथेनॉल है। चलो ठीक है, इथेनॉल में ले लिया। अब आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। अब मेजर अल्कीन पूछ रहा है कि बताइए इसमें सबसे बड़ा वाला यानी मेजर अमाउंट में कौन सा अल्कीन इससे बनेगा। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है बाबू, ये रिएक्शन है आपका बीटा एलिमिनेशन का टाइप है, पढ़ना है इसी में, बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन जैसा कि बता देते हैं, जिस कार्बन पे फंक्शन ग्रुप लगा उसको अल्फा कहते हैं और उसके बगल वाला कार्बन बीटा होता है। तो ये 3 बीटा पोजीशन का कार्बन हो गया, है कि नहीं। इसमें छूट गया, सेकंड में क्या था? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, है ना। तो क्लोरीन लगा देते हैं भाई, ये हो गया क्लोरीन, है ना। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया आपका अल्फ़ा कार्बन के बगल में जितना भी होता है सब बीटा कार्बन होता है, हो गया बीटा। ये भी हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा, है कि नहीं। तो अब बीटा एलिमिनेशन है तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन बोला जाता है। तब बीटा पोजीशन से जब हाइड्रोजन को हटाओगे तो सिंपली अभी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो बीटा पोजीशन से जब हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, एक का हम मैकेनिज्म बताएंगे, बाकी का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसे का ही लिख देते हैं। साइक्लिक वाले कंपाउंड को लोग को देख के ही लगता है कि क्या आ गया, है कि नहीं। तो चलिए एक का मैकेनिज्म लिख देते हैं, इधर CH2 और हाइड्रोजन और इधर क्या हो गया? ब्रोमीन। तो पहले ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, है कि नहीं। तो क्या आएगा? ये सोडियम इथोक्साइड, सिर्फ इथोक्साइड ले रहे हैं, एक बेस है। ये अपना इलेक्ट्रॉन, बेस जानते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देगा। जब अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसको दे देगा, इस वाले कार्बन को। तो इस वाले कार्बन को जब देगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके निकल जाएगा, निकल गया। तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? कुछ इस प्रकार से बना। ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला जो है ये ऐसे मूव कर गया तो डबल बॉन्ड आ गया और ब्रोमीन निकल गया तो क्या लेके? NaBr, सोडियम इसमें था ना, देखो यहाँ पे सोडियम, NaBr बन गया। तो ये वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकाले तो इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली अगर इससे निकालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, है कि नहीं। इससे निकालेंगे तो ये पहला वाला प्रोडक्ट बन गया और इससे निकालेंगे, है कि नहीं, तो ये CH3 यहीं पे रहेगा, है कि नहीं। तो अगर इससे हाइड्रोजन को निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, NaBr निकल गया, तो ये दूसरा वाला प्रोडक्ट बन गया। तीसरा वाला कैसे बनेगा बाबू, है ना। ये वाला अगर हटाएंगे यहाँ से, जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ CH3, है कि नहीं। रहने दो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 3 अब है क्या, ये दोनों प्रोडक्ट सिमिलर है, ये दोनों प्रोडक्ट क्या है? सिमिलर। तो ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब ये दोनों में कंपैरिजन करने के लिए क्या है कि दोनों अल्कीन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या कि अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो डिपेंड करता है ना 2 बात पे, या तो आप अल्काइल ग्रुप का संख्या काउंट कर लो, मिथाइल ग्रुप का संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिथाइल ग्रुप, है ना। मिथाइल ग्रुप से भी अच्छा रहेगा क्या कि अल्फा हाइड्रोजन पर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और इसी को कभी कभी बोला जाता है हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो अब अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया भाई साहब, तो ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, तो इससे बगल वाला कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया,
है कि नहीं। तो ये डबल बॉन्ड, ये भी अल्फा कार्बन हो गया, ये भी अल्फा कार्बन हो गया। अगर हाइड्रोजन के बारे में बात किया जाए तो इस पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में अल्फा एच का संख्या यहाँ पर 2 + 2 कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा अल्फा एच का संख्या, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 4, और 4 + 3 कितना 7 हो गया ना, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है ना। तो ये अल्फा कार्बन हो। ये डबल बॉन्ड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, बताएं। नहीं पता है तो फंक्शनल ग्रुप वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें सब प्रेजेंट है, बहुत डिटेल में बताया गया। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन क्या हो गए अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 2 7, बॉन्ड को काउंट कर लीजिएगा, है ना, हिडन बॉन्ड को। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कार्बन को दिखाते हैं। तो जितना बॉन्ड कार्बन बना रहा है बाकी छुपा हुआ हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 2 छुपा हुआ हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ हाइड्रोजन है, तो 2 2 4, 4 + 3 7 यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। और ये तो खैर सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड का मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात की जाए तो मेजर अमाउंट में, है कि नहीं। तो अगर बात किया जाए इसमें तो सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है फर्स्ट से, तो सेकेंड वाला हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब आते हैं किस में, अब आते हैं ये सेकेंड वाले प्रोडक्ट में। ठीक वही बात इसी में बना देते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सबसे पहले इससे हाइड्रोजन हटाते हैं, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको देगा, तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, है कि नहीं। तो इससे बनाते हैं, इससे कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो इससे प्रोडक्ट बन जाएगा कौन कौन सा, क्लोरीन है। तो पहले क्या करो 4 कार्बन का चेन बना लो। तो क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा तो क्लोरीन हट जाएगा यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, है कि नहीं। तो एक प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा, ये भी बीटा ही है ना, ये भी बीटा ही कार्बन है। तो इससे बनाइए या इससे, ये दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल है। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये हो गया। और स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन क्या होता है अल्फा कार्बन। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को क्या कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, इसके पास अल्फा एच का संख्या हो जाएगा 3 + 2 5, इसके पास अल्फा एच का संख्या क्या हो जाएगा 5। ये तो खैर सिमिलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, इसको जाने दो। इसमें अल्फा एच का संख्या कितना हो गया, ये डबल बॉन्ड है ये दोनों कार्बन, और इसमें क्या हो गया 3, है कि नहीं। इसमें कितना कार्बन हो जाएगा, ये तीनों अल्फा कार्बन हो गया ना, तो इसमें हो जाएगा 3 + 3 6, 6 + 3 कितना 9, कितना हो जाएगा 9, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। तो इसमें लिख देते हैं इसके लिए, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल है किससे, फर्स्ट से। तो थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, है कि नहीं। इसमें आप लोग इसमें अगर करवाते हैं तो इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस वाले बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, सारे के सारे मिथाइल ग्रुप हैं, होंगे ही नहीं। हाँ जो भी होगा किससे होगा, ये इससे होगा और इससे होगा। तो प्रोडक्ट बना लीजिए भाई साहब। इससे क्या होगा 1 2 3 4, इसको छोड़ दीजिए अपने जगह पे, है कि नहीं। तो अगर यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाते हैं इस वाले बीटा कार्बन से, है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप, है ना। तो पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, और दूसरा है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चलो लास्ट में इसमें मैकेनिज्म लिख देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना बाबू, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यही सोडियम इथोक्साइड को पकड़ के लाओ, यहाँ पे O-, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको देगा इस कार्बन को, जब इस कार्बन को देगा तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ब्रोमीन लेके आउटसाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर ला ये जो डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, ये घूम के ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, है कि नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं, बाकी ब्रोमीन तो निकल ही गया।
तो इससे 2 प्रोडक्ट बनेगा, और तीसरा पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे कार्बन को थोड़े ना देगा, है कि नहीं। बीटा कार्बन ये है और बीटा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ तो बीटा कार्बन से लगा हुआ कार्बन है, तो कार्बन थोड़े ना एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना। तो अगर बात किया जाए अल्फा एच का, तो यहाँ पे अगर बात करें तो अल्फा एच कितना हो गया, तो अल्फा कार्बन ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 2, यहाँ पे ये अल्फा है लेकिन कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 + 3 कितनी 6, और इसके पास अल्फा एच का संख्या कितना हो जाएगा, ये दोनों अल्फा कार्बन हो गया, तो इसके पास अल्फा एच हो गया 2, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, तो इसका हो जाएगा सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, है ना। तो ये क्या होगा हमारा सेकंड वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए फिलहाल। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही तक, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं 10.11 से सवाल को हम सोल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए जो लोग अभी तक NCERT सोल्व नहीं किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।